गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं CS विपिन अग्रवाल आज आप सबके साथ एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूं जो हमारे CA फाउंडेशन में बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज सब्जेक्ट का पार्ट है। उसमें चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कि अगर हमें इंडिया में एक लीगल बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम कौन से फॉर्म में लीगल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास लीगल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम आज डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो यही हमारा टॉपिक है आज का, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस ऑफ डूइंग लीगल बिजनेस इन इंडिया, कि हमारे पास इंडिया में लीगल बिजनेस करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है, उनमें से हम क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिजनेस एंटिटी होती क्या है, पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बिजनेस करने के, लीगल बिजनेस करने के कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एंटिटी रेफर्स टू ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ बिजनेस इन एन ऑप्टिमाइज्ड मैनर। ये कह रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बनता है वो सारी एक्टिविटीज जो एक बिजनेस को लीगली कैरी ऑन करने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड मैनर का मतलब मैनेज्ड वे में, वो सारी एक्टिविटीज जो हमको जरूरी है बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट के तौर पे या मैनेज सिस्टम के तौर पे कैरी ऑन करने के लिए, ताकि हम अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर सकें, अच्छे से उसको हम कैरी ऑन कर सके गोइंग कंसर्न बेसिस पे, बिना कोई इशू के, बिना कोई प्रॉब्लम के। The choice of business entity will depend upon the various factors like nature, size, control, management, ownership, capital, etc. अब जो हमारे पास लीगल बिजनेस करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमें कोई स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए सोल ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन रहता है, जहां पे एक इंडिविजुअल ओनर रहेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस सब कुछ उस इंडिविजुअल ओनर का ही होगा। और अगर हमें लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर हम LLP और कंपनी की फॉर्म को चूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करना है। जैसे अगर हम बात करें कैपिटल की, पैसे की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर हमें एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहने वाली है, फिर हम सोल ट्रेडिंग को वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर हमें लार्ज स्केल पे हैवी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम कंपनी ऑप्शन को वहां पे प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास फैक्टर्स रहते हैं जिनके बेसिस पे हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको कंसेप्ट गिवन है कि जो हमारे पास लीगल बिजनेस करने के ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें से कुछ ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम शॉर्ट में HUF बोल देते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दैट इज LLP, और कंपनी। तो ये हमारे पास लीगल बिजनेस कैरी ऑन करने के ऑप्शन रहते हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर। तो वो फैक्टर्स हमें खुद फाइंड करने होते हैं, उन फैक्टर्स को हमें एनालाइज करना होता है, उसके बाद जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हम चूज करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप पे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर इन वन पर्सन ओन्स ऑल द एसेट्स ऑफ बिजनेस, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सोल प्रोप्राइटरशिप अदर देन एन एप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग टू कंडक्ट अ बिजनेस। The individual owner is the only contributor of capital in the business and all the profits and losses are of the sole trader. The liability of sole trader is unlimited in this type of business entity. Sole proprietorship एक ऐसा बिजनेस है जहां पे एक इंडिविजुअल पर्सन पूरा बिजनेस रन करता है। एक इंडिविजुअल पर्सन का पूरे बिजनेस पे कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एक इंडिविजुअल पर्सन कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है सोल ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस उस इंडिविजुअल पर्सन के होंगे और उसे हम बोलते हैं सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे कैरी ऑन करता है और सभी लॉसेस, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, प्रॉफिट्स, ड्यूटीज
बिजनेस को लेकर के, वो सारी की सारी एक अकेले इंडिविजुअल सोल ट्रेडर की रहती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग बनता है जब दो या फिर दो से ज्यादा लोग मिल करके किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं और प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर करते हैं। अब प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर किए जाएंगे? देखो, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक चार्टर डॉक्यूमेंट बनता है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होना कंपलसरी नहीं है। जो लोग मिल करके पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें हम पार्टनर बोलते हैं। तो वो पार्टनर्स मिल करके पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, पार्टनर्स के आपस में राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगी, वो सब डिसाइड करते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो पार्टनरशिप डीड ओरली भी बन सकती है और रिटन फॉर्म में भी बन सकती है, ये डिपेंड करेगा पार्टनर्स के ऊपर। और जो हमारी पार्टनरशिप डीड बनेगी उसके अंदर आपस में पार्टनर्स के ड्यूटीज, राइट्स, ऑब्लिगेशंस, प्रॉफिट लॉस रेशो सब कुछ डिफाइन किया जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस रेशो क्या होगा वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट लॉस रेशो को लेके साइलेंट है, फिर हम इक्वल कंट्रीब्यूशन मतलब इक्वली प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। तो इस एंटिटी को बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इंप्लाइज कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप। को ओनरशिप मतलब जहां पे बिजनेस एक होगा, उसके ओनर दो लोग बन जाएंगे या फिर दो से ज्यादा लोग बन जाएंगे। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who agree to share the profits as well as losses of business. The business may be carried on by all or by some of the partners called active partners for and on behalf of all. अब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होंगे वो सारे के सारे मिल करके पार्टनरशिप फर्म को रन कर सकते हैं। अगर सभी पार्टनर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं डे टू डे अफेयर्स के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, तो उन सभी पार्टनर्स को बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो ए बी सी तीन लोगों ने मिल करके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, पर ए अकेला डे टू डे अफेयर्स कंट्रोल कर रहा है पार्टनरशिप के, तो ए बन जाएगा एक्टिव पार्टनर। और बाकी दोनों ने सिर्फ कंट्रीब्यूशन पे किया हुआ है, अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है, पर वो एक्टिवली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो बी और सी को हम बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर्स, या उनको हम डोरमेंट पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, जिसमें क्या रहता है कि एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है तो उसके लिए लायबल बाकी पार्टनर्स भी होते हैं, चाहे वो लोग उस टाइम पे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के अंदर उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि जब पार्टनरशिप स्टार्ट की जाएगी तो सभी लोग मिलकर काम कर सकते हैं या सभी के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी काम कर सकता है। अगर अकेले पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है तो उसके लिए लायबल वो अकेला नहीं होगा, बाकी सारे पार्टनर्स भी उसके अंदर लायबल माने जाएंगे। द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड इज द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इट मे बी वर्बल और रिटन। अब कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए हम एक डीड प्रिपेयर करते हैं जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप डीड रिटन में होनी जरूरी नहीं है, वो ओरली भी बन सकती है, मतलब ओरली भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर्स मिलके डिसाइड कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो डीड होगी उसका रजिस्ट्रेशन भी इंडिया में मैंडेटरी नहीं है, मतलब पार्टनरशिप फर्म आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी कैरी ऑन कर सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। पर जब भी आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसके लिए आपको एक एक्ट गिवन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसी के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो भी आपको प्रोविजंस गिवन है लॉ के रिगार्डिंग, उनको फॉलो करते हुए आपको सारे रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी रहती है वो होती है अनलिमिटेड। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एचयूएफ क्या होती है। एचयूएफ इज एन एंटिटी फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द मेंबर्स ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री including their wives and daughters. An HUF cannot be formed by a group of person who do not constitute a family. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, एक ऐसी फैमिली जो हिंदू रिलीजन की है और वो फैमिली जॉइंट है और वो लोग मिल करके जॉइंट फैमिली के अंदर कोई बिजनेस कैरी ऑन करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
जिसके अंदर जो मेंबर बनेंगे वो मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, ठीक है। वाइफ्स भी इंक्लूड हैं, डॉटर्स भी इंक्लूड है। अब एचयूएफ में जो लोग मेंबर होते हैं उनमें से एक को बोलते हैं कर्ता और बाकी सभी को बोलते हैं को पार्टनर। हिंदू फैमिली में, एक हिंदू फैमिली के अंदर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो बनेगा कर्ता, और जो बाकी मेंबर्स है फैमिली के उन्हें बोला जाएगा को पार्टनर। कर्ता की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, को पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्ता जो होता है वो एचयूएफ के सारे डिसीजन लेता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट एचयूएफ का जो होता है वो कर्ता के हाथ में होता है। आगे लिखा हुआ है एचयूएफ इज टैक्स्ड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। एचयूएफ हैज इट्स ओन पेन एंड फाइल्स इनकम टैक्स रिटर्न्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की नजरों में एचयूएफ को एक सेपरेट पर्सन माना गया है, इसीलिए एचयूएफ बिजनेस करती है, पैसा कमाती है, तो एचयूएफ को अलग से उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स के नजरिए से, इनकम टैक्स एक्ट के नजरिए से एचयूएफ जो है वो एक सेपरेट पर्सन माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जो हमारे पास है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। A partnership formed and registered under Limited Liability Partnership Act 2008 is called Limited Liability Partnership। अभी अभी हमने डिस्कशन किया पार्टनरशिप को लेकर के, अब हमारे पास एक अनदर फॉर्म ऑफ एंटिटी है दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, बल्कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर होने वाली पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको हम एलएलपी बोलेंगे, ठीक है। और एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप एलएलपी की फॉर्म में बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते। अब एलएलपी फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। तो कम से कम 2 लोग मिल करके किसी कॉमन लीगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एलएलपी की फॉर्म में एंटर हो सकते हैं और अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज एलएलपी कंटेन्स फीचर्स ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, कि जो एलएलपी एंटिटी है वो मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, किसका? कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का। बिकॉज अगर आप एलएलपी के फीचर्स देखोगे तो आपको उसमें कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फर्म के नजर आएंगे और कुछ फीचर्स आपको कंपनी के नजर आएंगे, इसीलिए एलएलपी को हम कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि एलएलपी को मैनेज करने के लिए पार्टनर्स डीपी अपॉइंट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो एलएलपी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए पार्टनर्स काम नहीं करेंगे, बल्कि डीपी काम करेंगे। तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि एलएलपी के अंदर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है। एलएलपी की ओनरशिप पार्टनर्स के हाथ में होती है और एलएलपी का मैनेजमेंट डीपीस के हाथ में होता है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट फॉर्म ऑफ एंटिटी जो हम लीगली इंडिया में फॉर्म कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए, दैट इज कंपनी। कंपनी मतलब एक ऐसी एसोसिएशन जिसके अंदर कुछ लोग मिल करके एक सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप कंपनी की फॉर्म में बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते। कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो प्रोविजंस मेंशन्ड है उनको फॉलो करते हुए आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, और उसके बाद उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आप कंपनी की फॉर्म में बिजनेस कैरी ऑन करते हो। A company is nothing but a group of persons who have come together or who have contributed money for some common purpose and who have incorporated themselves as a separate legal entity in the form of company for that purpose। तो कह रहा है कंपनी का मतलब कुछ लोग मिल करके, a group of person मिल करके जब इकट्ठे हो जाते हैं, मिलके काम करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एक सेपरेट लीगल एंटिटी की फॉर्म में, जहां पे एंटिटी की अपनी एक अलग पहचान रहेगी मार्केट में, उसको हम कंपनी बोल सकते हैं। Registration of company is mandatory and it is registered under the Companies Act 2013। The various forms of company which can be formed in India are private company, public company and one person company। तो कह रहा है कि आप इन तीनों में से किसी भी फॉर्म ऑफ कंपनी के अंदर काम कर सकते हो। अब तीनों को गवर्न करने के लिए, तीनों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए
अलग अलग प्रोविजंस गिवन है। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, या हम पब्लिक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, या फिर हम 1% कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, जैसे भी कंपनी हम फॉर्म करना चाहते हैं उसी तरह के प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में जो गिवन है फॉलो करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था वेरियस फॉर्म्स ऑफ लीगल बिजनेस के ऊपर, जहां हमने डिस्कशन किया कि इंडिया में लीगल बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं। तो उनमें से कुछ ऑप्शंस हमने डिस्कस किए। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आप सबको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा और समझ आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।